नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अपडेट्स के साथ। और अपडेट में ईरान इजराइल संघर्ष में दो नए किरदारों की अलग अलग तरह से एंट्री हुई है। पहले किरदार का नाम पाकिस्तान है, जिसने फिर से इसे धर्म युद्ध बनाने का प्रयास किया है। जस्ट बिफोर, जब भारत के केस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस शुरू ही होने वाले थे, पहलगाम में आतंकी हमला होने ही वाला था, आसिम मुनीर ने जैसे टू नेशन थ्योरी और धर्म के ऊपर बयान दिया था, आज पाकिस्तान उसी तरह से और खुलकर सामने आया है और सभी पाकिस्तान के सभी मुसलमानों को और दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों को आह्वान दिया गया है कि हमें ईरान के साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए, अदरवाइज हर देश का यही हाल करेगा इजराइल। तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के आह्वान पर सारे मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ जो इनके गिले शिकवे हैं उन्हें मिटाकर सऊदी और ईरान साथ होकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करेंगे? आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही साथ क्या इजराइल अब तक अमेरिका का साथ पा लिया है या फिर पाने की कवायद कर रहा है? क्या हम यह भी जान पाएंगे कि अमेरिका इजराइल को अपने व्यापारिक हितों के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं अकेला छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? सारी चर्चाएं आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े अपडेट जान लीजिए। जैसा आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल पिछले 48 घंटे से अधिक से संघर्ष में है। अब आने वाले समय में पता चले कि इसे भी डिस्टरबेंस कह दिया जाए तो मैं वॉर शब्द को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो भी था उसे बाद में देश के लीडर्स ने वॉर शब्द से इनकार करते हुए कहा नहीं, बस यूं ही था, छुटपुट था। तो चलिए फिलहाल के लिए आज इसे वॉर मान लेते हैं। बाद में इसे जब नेता लोग कहेंगे नहीं वॉर नहीं था, बस ऐसे ही कुछ था, तो हम इसको ऐसे ही कुछ कह देंगे। तो फिलहाल के लिए वॉर पर चर्चा चल रही है ईरान इजराइल के, और इस वॉर की तैयारियों में हमें एक बार के लिए ये फीलिंग आने लगी है कि ये शायद आजकल में खत्म हो जाए। आजकल होते होते 48 घंटे तो बीत चुके हैं, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल फिर कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट और डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर, जो कि छोटू सा है, उसके शहरों को और सिविलियंस जहां निवास कर रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अपने अपने पक्ष दोनों के हैं। इजराइल कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर संभावित हमलों को रोकने के लिए यह किया, और ईरान कह रहा है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं हैं, ये जियोनिस्ट रेजिम होनी ही नहीं चाहिए, हम सबको टारगेट करेंगे। दोनों बढ़िया से संघर्ष में हैं। दोनों के संघर्ष में चिंताएं पड़ोसियों की हैं। एक तरफ सीरिया, एक तरफ जॉर्डन, उनके ऊपर से उड़ उड़ करके मिसाइलें जा रही हैं, फ्लाइट जा रही हैं, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऊपर से जा रहा है, कोई मान क्यों नहीं रहा है। ऐसे में दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से, जॉर्डन और सीरिया ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर तो कर दिया है कि साहब हम पे से मत निकलना, अगर हम निकले और हमने आपको मार दिया तो फिर मत कहना। मतलब यह है कि इस युद्ध में संभव है कि सीरिया और जॉर्डन भी शामिल हो जाएं। जॉर्डन हालांकि खुद से शामिल नहीं होगा, जॉर्डन को शामिल कराने में अमेरिका का बड़ा हाथ होगा। हो सकता है कि इजराइल से पहले ही जॉर्डन को एक वॉल के रूप में तैयार कर दिया जाए। देखना होगा जॉर्डन जो अब तक शांत था, क्या उसका भी कोई बड़ा योगदान होगा। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। पुतिन कल ट्रंप को फोन मिलाकर कह दिए कि सुनो, जो हो रहा है ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में एक माहौल बनता जा रहा है, और ईरान के पक्ष में बनते इस माहौल में पुतिन ट्रंप को फोन करके रशिया यूक्रेन पर कम जानकारी देते हैं और ज्यादा जानकारी ईरान पर मांग लेते हैं कि आप क्या कीजिएगा। कुछ समय पहले ही मैंने जो सेशन किया था उसमें कहा था कि चीन ने ईरान के लिए इजराइल की निंदा की है कि तुमने ये गलत किया है। इसका मतलब चीन, रूस धीरे धीरे ईरान के साथ आते जा रहे हैं, और ऐसे में खुलकर पाकिस्तान का बयान आना यहां पर फिर से एक अलग ही सुगबुगाहट कर रहा है। ऐसे में ट्रंप ने अपने द्वारा ये जानकारी सबको दी कि हम पर पुतिन का फोन आया था, हमने उस फोन को रिसीव किया, वगैरह वगैरह। ताजा युद्ध के अपडेट ये हैं कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल चलाई जिससे 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, ऐसा अल जजीरा कह रहा है। अल जजीरा कवर करता है इन खबरों को, लेकिन अल जजीरा को
इजराइल बैन रखता है। ऐसे में इसकी खबरों पर कितना यकीन किया जाए क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर चलता है, इसलिए रेफरेंस में जान लीजिए। खैर, इस बीच में दोनों अपने अपने तरीके से जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान बीच में उतरता है और उतर करके आह्वान दे देता है। अल जजीरा की ही कटिंग है, इफ मुस्लिम नेशन डजंट यूनाइट नाउ ईच वन ऑफ देम विल फेस द सेम फेट। सबका वही होगा जो ईरान का हो रहा है, सब एक हो जाओ। पाकिस्तान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, इस पर पहले भी मैंने कहा है। पाकिस्तान इजराइल को एक देश नहीं मानता है। बाय द वे, ईरान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, इस पर कल मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक डिटेल सेशन किया है। संभव हो तो एक बार जाकर देखिए, ताकि इनके इतिहास को आप समझ पाएं कि ये झगड़ते क्यों हैं। मैंने उस पर डिटेल सेशन कल ही किया है, आप जाकर उसे देखें अवश्य। साथ ही साथ ट्रंप का अपडेट भी जानने योग्य है, क्योंकि पूरी कहानी में इनके इस ट्वीट ने दिशा को बदला जरूर है। यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक ऑन ईरान टुनाइट। हमारा कोई लेना देना नहीं है ईरान पर हमला करने में। जिस तेजी से ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, इन्हें देखकर यह लग रहा है कि पहली बार ट्रंप खुद फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसका साथ दें। इजराइल के साथ जाते हैं तो सऊदी के हाथ से लाया हुआ पैसा छूट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड अगर जाग गई और पुराने समय का पुराना काल लौट आया, सारे इस्लामिक देश एक होकर अगर इजराइल पर हमला कर दिए, तो क्या अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को किनारे रखकर आगे बढ़ पाएगा? ट्रंप के बदलते बयान भी लोगों को बड़ा अचंभित कर रहे हैं। जहां ट्रंप कल कह रहे थे कि हमने ईरान से कहा कि नेगोशिएशन कर लो, नहीं किया तो उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा, आज कह रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पर हमला हुआ, यह मैं कई बार आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका की असल में अब जो चिंता बढ़ी है वो इस बात पर कि मिडिल ईस्ट में जहां इनके ठिकाने हैं, सऊदी में या यूएई में, कतर में, जहां जहां ये बैठे हैं अपनी सेना लेकर अमेरिका वाले, अगर उन पर ईरान ने हमला कर दिया तो दो हमले एक साथ कंसीडर किए जाएंगे। नंबर एक, अमेरिका पर हमला तो होगा ही होगा, उस देश पर भी हमला होगा जहां इन्होंने अपने बेस बना रखे हैं। और ऐसा होते ही वो देश अमेरिका से कहेंगे कि तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पाए तो हम तुम्हें क्यों बिठाकर बैठे हैं। अमेरिका इस समय पिस चुका है। पर्शियन गल्फ में अमेरिका एक तरफ सऊदी और सऊदी समर्थक देश और दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच में पिस चुका है कि इजराइल का साथ कैसे दें या फिर कैसे कहें कि हम साथ हैं। अगर हम पर हमला होता है, शेप और फॉर्म बाय ईनार, किसी भी तरह से हम पर हमला होता है, द फुल स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस विल कम डाउन एंड यू एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। अगर हम पर हमला हुआ तो हम तुम पर बहुत बुरी तरह टूट पड़ेंगे। हाउएवर वी कैन इजीली गेट ए डील डन बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड एंड दिस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट। और हम इस संघर्ष को रुकवा सकते हैं। यह आज का ताजा अपडेट है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, 15 तारीख का अपडेट है। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग माजरा बन गया है, और वो ये कि ट्रंप चाहते क्या हैं? संघर्ष कराने में इजराइल का साथ दिए थे, या फिर अब इस बात से डर रहे हैं कि हम पर कोई हमला कर देगा, या इस बात से कि हम पर हमला कर दिया तो हमें बदला लेना पड़ेगा, और अगर हम बदला लेने निकले तो यह तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। स्थितियां बड़ी ही रोचक पैदा हो रही हैं खाड़ी देशों के अंदर, उस पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर एक बार आप सभी साथियों के साथ फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मैं पहले ही आपको जानकारी दे देता हूं कि हमारे बातें बाजार के एप्लीकेशन पर फादर्स डे स्पेशल आज आपके लिए कूपन कोड एक्टिवेट हुआ है, दैट इज अंकित 500। हमारे स्टॉक मार्केट का बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जिससे आपको बेहतरीन समझ विकसित होती है, और म्यूचुअल फंड का डिटेल कोर्स। और मैं आपको फिर से यह जानकारी दे दूं कि अब म्यूचुअल फंड पर हम आपके साथ वो सेमिनार्स भी कर पाएंगे, वो जानकारी भी दे पाएंगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि अब मैं अधिकृत हो चुका हूं, परीक्षा पास कर लिया हूं। एनीवे, फिलहाल के लिए आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए आपके सामने ये ऑफर एक्टिवेटेड है, आप इसे जाएं। और हां, यदि आप हमारा पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट कोर्स लेते हैं तो आपकी चाहत पर है कि आप साथ में स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड का कौन सा कोर्स फ्री चाहते हैं, आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले युद्ध के अपडेट, और उस युद्ध के अपडेट के बाद सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया डिटेल में समझेंगे, पहले युद्ध के अपडेट जान लेते हैं। हमने कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि ईरान ने इजराइल से बदला लिया है। बदले की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों पर हमने कल भी एक डिस्क्लेमर डाला था, आज भी डाल रहे हैं कि ये तस्वीरें जो हैं इनको हम वेरीफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा कोई पत्रकार इजराइल में नहीं है, हम सब इधर उधर से माल उठाकर चिपकाते हैं। लेकिन हाँ,
प्रयास जरूर करते हैं कि जिससे हम ले रहे हैं वो आदमी क्रेडिबल हो, वो न्यूज चैनल क्रेडिबल हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य आपको ये सहायक तस्वीरें दिखाने का यही होता है ताकि आप मोमेंटम पहचान पाएं। हम आपके लिए घटना को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, घटना बताने का नहीं। ऐसे में ये जो चल रहा है, इस चलते अटैक में इजराइल का हाल कुछ ऐसा हुआ जिससे ईरान प्रेमी एकदम खुश हो उठे। उन्होंने कहा कि जैसे इजराइल ने गाजा का हाल किया था, ईरान ने इजराइल का हाल कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताती हैं कि नुकसान तो इजराइल का भी हुआ है। और इजराइल का नुकसान हुआ है, इससे दो प्रश्न खड़े हुए, और वो प्रश्न थे कि क्या इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बंद कर रखा था, या फिर इजराइल के ऊपर आ रही ईरान की मिसाइलें इतनी तेज थी कि वो इजराइल को बचा ही नहीं पाई। ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, तो क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम या फिर इनका जो सुरक्षा तंत्र, अभी चर्चा में यह भी है कि ईरान ने इनका आयरन डोम ही तबाह कर दिया है। अब देखिए, फेक न्यूज के दौर में कौन सी न्यूज सही कौन सी गलत, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ईरान का क्लेम है कि हमने आयरन डोम खत्म कर दिया है, इसलिए इस तरह का हमला हम करने में कामयाब हुए। इजरायली आर्मी कह रही है कि हमले अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और हमारे वाले भी खत्म नहीं हुए हैं। दोनों अपने अपने नैरेटिव वॉर में हैं। आप याद करिए इंडिया पाकिस्तान के बीच का वो टाइम जो चला था ऑपरेशन सिंदूर के समय, दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे थे और उन दावों में इंडिया जैसे दावे कर रहा था कि हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, ऐसे ही पाकिस्तान टारगेट कर रहा था हमारे सिविलियंस को। हमने अपने दावे किए और उन्होंने अपने दावे किए। ऐसे ही ईरान और इजराइल अपने अपने दावे कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हमने केवल न्यूक्लियर साइट्स को और मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया है। यहां पर इसने ईरान का मैप बनाकर ऐसे दिखाया। वहीं इजराइल कह रहा है कि ईरान ने हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है। यहां पर जो सायरन है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू बाहर निकलकर आते हैं और वो बाहर निकलकर एक दावा करते हैं, और नेतन्याहू इस बार बड़ा इमोशनल कार्ड खेलते हैं। इमोशनल कहिए तो या कहिए डिप्लोमेटिक चाल चलते हैं। और डिप्लोमेटिक चाल किस बात की कि ये ट्रंप को ना प्यार से दुलारते हैं। जैसे कहते हैं ना अपने कि वृद्ध और बच्चे लगभग एक जैसी स्थिति में होते हैं। कल नेतन्याहू ने एक ऐसा ही शाम को 10 बजे के आसपास, जब ट्रंप सेट हो चुके होंगे, उस समय एक वीडियो डाला और उस वीडियो में नेतन्याहू ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। पहली बात थी कि हैप्पी बर्थडे, और दो हैप्पी बर्थडे एक साथ कहे गए। कौन से बर्थडे कहे गए? पहला ट्रंप को हैप्पी बर्थडे और दूसरा अमेरिका की सेना को, आर्मी को हैप्पी बर्थडे। तुम लोग 250 साल पूरे कर चुके हो, ट्रंप 80वें साल में एंट्री कर गए हैं। अब प्यार से इन्होंने कहा कि ट्रंप आप कितने अच्छे हैं, आप हमेशा इजराइल के साथ रहे हैं, और यूएस की आर्मी कितनी अच्छी है जिसके चलते पूरी दुनिया स्वतंत्र जी रही है। हम आप दोनों को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। लेकिन ट्रंप, हम आप ही के सपने को पूरा कर रहे हैं, हल्के में मत लीजिएगा। बोले कौन सा वाला कर रहे हो? बोले हम कर रहे हैं कि आप पर और हम पर कोई हमला ना करे, इसलिए कोई आपकी तरफ नजर उठा के देखता है ना, हम उसको पहले ही मार देते हैं। अब ट्रंप सोच रहे होंगे रात को बैठ करके कि चल क्या रहा है, तो नेतन्याहू याद दिला रहे थे, दुहाई दे रहे थे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ लें और उस समय पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अपने अपने काम याद दिला रहे हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये। ऐसे में जो नेतन्याहू हैं ये बयान देते हैं और बयान में ट्रंप को थोड़ा सा प्यार करते हैं कि देखो बात ऐसी है भैया ट्रंप, हम तुम्हारी हिफाजत किए। याद करो अमेरिकियों को इन ईरानियों ने बहुत मारा है, और जब जब तुमको मारते हैं हमारा खून खौलता है। हम फ्रंट लाइन में खड़े हैं इसलिए हम जाकर मार दिए हैं, और आपको तो ये पहले भी 2 बार मारने का ट्रंप को याद दिलाया जा रहा है। रात को है कोई हैप्पी बर्थडे की ऐसी विश दे, भाई साहब ये तो मतलब अपने आप में अनोखा है। कोई आपको हैप्पी बर्थडे बोले और साथ में ये याद दिलाए। सुनो हम आपको बात दिलाएं याद, एक बार है ना इन्होंने आपको असैसिनेट करने का प्रयास किया था, एक बार नहीं 2 बार। इन्होंने आपको मारने के लिए एक बार ऐसा ड्रोन का हमला तैयार किया था, और आप तो चुनाव में थे, गोली ही मरवा दी थी आपको, ये तो बच गए पता नहीं आप, और तब से पुनर्जन्म है आपका, और आपका पुनर्जन्म इनको खत्म करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद में इन्होंने बढ़िया से बधाई दे दी, ट्रंप के पास बधाइयां पहुंच गई। ट्रंप ने कहा अच्छा हमें याद दिलाया गया है, हमें याद दिलाया गया है कि हमारा बर्थडे है, और इन्होंने हमारे लिए तोहफे में जान ही तो दी है। इन्होंने कहा है कि आप सदा जीवी रहें, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं सर, और हम जो है ना उनको पहले ही मार दे रहे हैं जो आपको मरवाना चाहते हैं। खैर इस बीच में ये अपडेट आने शुरू होते हैं साहब। आज सुबह सुबह के अपडेट भी आते हैं। अपनी तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस बताती हैं कि हमने कौन सी जगह टारगेट किया, कैसे हमने ईरान के जो फाइटर जेट या ड्रोन आ रहे थे, सॉरी जो मिसाइल्स आ रही थी और जो ड्रोन्स आ रहे थे, यूएवीज थे, उनको हवा में ही मार गिराया। इस तरह से इन्होंने अपनी तरफ से जानकारियां दी। इजराइल के द्वारा ईरान के
ऑयल डिपो पर हमला कर दिया गया और ऑयल डिपो पर जो हमले हुए वो कुछ तस्वीरें इस तरह से निकलकर आई। इनके यहां पर फज्र जैम करके एक नेचुरल गैस रिफाइनरी है बुशहर के अंदर सदर्न ईरान में, उस पर इजराइल का हमला हुआ। कहा जाता है कि ये जो फज्र नेचुरल गैस रिफाइनरी है ये ईरान की सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस एकत्रित करके रखने वाली रिफाइनरी है, रिफाइन करने वाली रिफाइनरी है, और इसको इन्होंने टारगेट किया है। अगले दिन सुबह तक उसमें आग लगी हुई थी। अभी तक नहीं पता है कि इस हमले से उस रिफाइनरी का कितना नुकसान हुआ, लेकिन बदले में ईरान ने क्या किया कि जो हाइफा पोर्ट है, जिस हाइफा पोर्ट के ऊपर इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है, अडानी का भी इन्वेस्टमेंट है, वहां पर हाइफा रिफाइनरी है, ईरान ने उसे टारगेट कर दिया। कुछ वीडियोस इस तरह से आने लगे, अगेन मैं इनकी पुष्टि नहीं करता, इस तरह की चीजें आराम से एआई से जनरेट की जा सकती हैं, लेकिन हां तस्वीरें आई जिसमें यह दिखाया गया कि ईरान की तरफ से बहुत सारी मिसाइलें चलाई गई हाइफा को टारगेट करते हुए। यह हाइफा की रिफाइनरी है जो यहां पर आप देख रहे हैं, और इस रिफाइनरी को आप देखें, रिफाइनरी की पहचान में मैंने जो सेट कर रखा है वो यही है कि इसके यहां पर ना जो एग्जॉस्ट होता है उसके ऊपर आग लग रही होती है बार बार, तो वहां पर हमला हुआ है ऐसा रिपोर्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि हमले ईरान के द्वारा इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पर किए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान के अंदर इजराइल ने हमले किए उनकी रिफाइनरी पर। तो दोनों ने रिफाइनरियों को टारगेट किया। देखिए कुछ भी हो, एक चीज माननी होगी और वो ये है कि ईरान ने इस बार जो हाइपरसोनिक मिसाइलें यूज की हैं वो इजराइल की धरा को टच जरूर कर रही हैं, और टच करने के बाद में 8 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं, ये अल जजीरा कह रहा है। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं और घरों के टूटने की खबरें हैं। ऐसे में इजराइल का नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान के चलते ही आज सुबह 5 बजे आप नेतन्याहू को बैठक लेते हुए देख सकते हैं। सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग हुई है, और इस सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग में कितने तरह से मंत्री वगैरह लोग यहां बैठे हैं, और नेतन्याहू को बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। दैट मींस सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक आगे को लेकर चल रही है। 48 घंटे में जो हुआ उसकी ब्रीफ को अगर हम देखें तो ब्रीफ में इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ईरान के द्वारा ट्रू प्रॉमिस 3 यह शुरू करना शामिल है, साथ में नेतन्याहू का भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करना और ट्रंप का ईरान को धमकी देना सब शामिल है। ईरान ने इस बीच में क्लेम किया कि उसने इजराइल के 3 F-35 मार गिराए हैं। अगेन ये क्लेम बाद में पता चलेंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपको फाइटर जेट्स के नाम नहीं पता चले, ऐसे ही ईरान का क्लेम है कि उसने इजराइल के 3 F-35 जो अमेरिका ने दिए हुए थे वो मार दिए हैं। साथ में एक जो सबसे लास्ट में अपडेट है वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को एक न्यूक्लियर वार्ता होनी थी, वो रद्द हो गई। आपको याद होगा कि ट्रंप लगातार ईरान के संपर्क में थे कि आपके यहां पर जो न्यूक्लियर साइट काम कर रही हैं उनके लिए आप मुझसे एक बार डील कर लो, अगर आप डील कर लोगे तो मैं इजराइल को आप पर हमला नहीं करने दूंगा। हुआ ये कि ट्रंप इनसे बातचीत करने के लिए शनिवार के इंतजार में थे, और उन भाई साहब ने शनिवार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुक्रवार को ही अपनी तरफ से हमले ईरान पर कर दिए। दैट मींस इजराइल ट्रंप को पूछे तक नहीं, यह बात तो अब पता है, लेकिन ट्रंप इस बात का क्रेडिट कैसे छोड़ दें, क्योंकि इजराइल जो करता है वो अमेरिका की मूक सहमति से ही करता है, इसलिए ये उस समय कूद पड़े थे कहते हुए कि मैंने तुम्हें डील का टाइम दिया था। टाइम असल मायने में कल शाम का था। कल शाम को ईरान और अमेरिका के बीच में अगर सब सही रहा होता तो न्यूक्लियर वार्ता होती, अब वो रह गई। अब वो वार्ता रद्द कर दी गई, रद्द कर दी गई ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ टेबल पर बैठकर बातचीत करने वाले थे और हम पर हमला करवा दिए। पहले क्लियर करिए कि आप हमला करवाने वालों की तरफ से हो कि शांति करवाने वालों की तरफ से हो। शांति और हमला एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे में ईरान ने अपनी तरफ से अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है। ईरान ने अपनी तरफ से दुनिया को सूचित कर दिया है। फ्रांस आया मध्यस्थता के लिए, कहने लगा कि भैया आओ टेबल पर बैठकर बात कर लेते हैं। ईरान ने साफ कहा हमले और शांति एक साथ नहीं होते, और ईरान ने एक बात और स्पष्ट करी और कहा कि जो IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स को आकर परीक्षण करती है, ये चेक करती है कि क्या ये सही से वर्किंग है कि नहीं, बोले उनसे कहिएगा दूर ही रहें, अब हमारे देश में ना आए। हमें पहले डाउट था, अब कंफर्म हो गया है। ये लोग पहले घूमने आए, हमारी न्यूक्लियर साइट का पता लगाए, पता लगाकर इजराइल को बता दिए, वो वहीं पर हमला कर रहा है। और दूसरा, ये जो IAEA वाले हैं ये इस हमले के बावजूद भी चुप बैठे हैं। ये क्यों नहीं कह रहे कि इजराइल को न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करना चाहिए था। इस बात से ईरानियन नाराज हो गए हैं IAEA पर। मतलब
इस शांति वार्ता में अब तक जो आईएईए की टीम ईरान के अंदर एंट्री कर पाती थी, आगे से अब वो भी नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो इजराइल है ना, उस इजराइल ने किसी को भी कहीं के लायक नहीं छोड़ा। ना अमेरिका को मध्यस्थता लायक छोड़ा, ना आईएईए को जांच लायक छोड़ा, खुद उठा और उठ करके गोला मार दिया। अब मार करके अब कह रहा है जिसको आना है साथ आ जाओ। ऐसे में सीरिया और जॉर्डन जो तैयार नहीं थे, अब कह रहे हैं कि हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा, हम पर से गोला ना निकले, निकल गया कहीं हम पर ना गिर जाए। इस बीच में आईएईए ने अपनी तरफ से यह कंफर्म कर दिया है कि हां, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला इजराइल के द्वारा हुआ था। इस बीच में ईरान का जो रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है साहब, पुतिन का ट्रंप से बातचीत होना यह मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया है। पुतिन ने इनसे बातचीत की और अपनी तरफ से बता दिया कि क्या हुआ। खैर, अब जिस चीज के लिए आप एकत्रित हुए थे वहां पहुंच जाते हैं। एकत्रित हुए थे, इनका क्या है? इनका क्या है तो ये भाई साहब आजकल अलग चल रहे हैं, मार्शल जो बन गए हैं। मार्शल हमारे पास बजने वाला भी है, ये भी बज ही रहे हैं। ऐसे में इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कहा है, इन्होंने तो क्या, इनके दम पर शहबाज शरीफ ने कहा है, क्योंकि इन्होंने जब कहा था तब हमने इन पर प्रतिक्रिया का वीडियो बनाया था, अंकित इंस्पायर इंडिया पर पड़ा है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चला, उस बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उड़ करके गए थे ईरान से मिलने के लिए और ईरान का धन्यवाद देकर आए थे कि सर हम आपके साथ हैं। देखिए, कुछ भी कहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से ज्यादा मुझे ईरान की डिप्लोमेसी बड़ी पसंद आई है। आप पहले ऐसे समझें, ये वो देश है जिसे पिछली बार के कार्यकाल में ट्रंप ने लगभग आइसोलेट कर दिया था। इतना आइसोलेट कर दिया था कि ईरान के साथ कोई देश बातचीत करने में भी डरता था, क्योंकि ट्रंप ने काटसा नामक एक कानून चला दिया था कि अगर कोई ईरान से व्यापार करेगा वो अमेरिका के सैंक्शंस भुगतेगा। ट्रंप ने इस बार मित्रों पर भी सैंक्शन लाद दिए, फिर चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, या फिर दुनिया का जापान हो, कोरिया हो, सब पर उसने सैंक्शन ही है जी, टैरिफ लादना, अपने आप में टैरिफ लाद दिए। उससे अब हुआ क्या कि अमेरिका का डर खत्म हो गया। वही वाली बात है ना, जंगल में शेर आया और वो आ गया, बोले अब क्या करेगा, बोले कर ले। इससे क्या हुआ, ईरान ने देखा कि अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है, अब मुझे बस यही दुनिया को भी बताना है। ईरान ने इस समय का बढ़िया फायदा उठाया। इसने बकायदा अपनी कूटनीति से उन लोगों को जो थोड़ा भी एंटी अमेरिका हो सकते थे या फिर जिनको एक तरह से रिबेल करके इकट्ठा किया जा सकता था, फिर चाहे चाइना था, चाहे रशिया था, उन सबके साथ इसने बढ़िया मदद की। आप देखें, रशिया यूक्रेन के समय पर रूस के साथ कोई नहीं खड़ा था। ऐसे में ईरान अपनी तरफ से अपने वो ड्रोन्स जो हैं वो बना बनाकर बेचता रहा, कहता रहा सर आप बढ़िया से ड्रोन यूज करिए। इन्होंने यूज भी किए। आज भी पुतिन जब यूक्रेन पर ड्रोन दागते हैं तो इनके ड्रोन होते हैं वो। इसी प्रकार से पाकिस्तान के लिए बातचीत करने भारत तक पहुंच गए थे इनके विदेश मंत्री की सर बात क्या हो गई जरा बताइए। पाकिस्तान और ईरान की कभी बनती ही नहीं थी, इनके बीच में शिया सुन्नी वाली कहानी है। जो ईरान है वो शिया मुसलमानों का देश है और पाकिस्तान सुन्नी बहुतायत है। लेकिन ये दोनों एक साथ बातचीत में क्यों खड़े हो गए? क्योंकि असल में चाहता था ईरान कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का उपयोग ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को साथ ले लिया जाए कि तुम्हारी सरजमी का उपयोग हम करके ईरान पर हमला करेंगे। ईरान पहले ही पाकिस्तान पर हाथ फेर दिया, जबकि उल्टा समझिएगा, पाकिस्तान 150 से ज्यादा न्यूक्लियर बम लेकर बैठा है, वहीं ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। बड़े हैंड पर ईरान नहीं पाकिस्तान है न्यूक्लियर बम के हिस्से में अगर बात की जाए। क्यों? क्योंकि भाई असल में बम के लिए ही तो सारे झगड़े हो रहे हैं कि ये बम बना लेगा। पाकिस्तान कह रहा है अबे हम बना के बैठे हैं, हम पर कोई हमला कर दे रहा है, तुम उसे काउंट नहीं कर रहे हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया के लोग जो आज इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं उन्हें इस नजरिए से भी देखना चाहिए। मैं क्या नजरिया दे रहा हूं ध्यान से समझिएगा। इजराइल ईरान को मार किस लिए रहा है कि ये बम बना लेगा। पाकिस्तान कह रहा है अबे 150 थे तब भी इंडिया मार गया, पावरफुल इजराइल नहीं इंडिया निकला, तुम ये समझो। उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम केवल अलमारी में बंद है, कुछ नहीं हो पाया। पाकिस्तान ईरान के पास पहुंचा और कहा कि सर देखिए आपने जो हमारे साथ सॉलिडरिटी दिखाई वो बहुत बढ़िया थी। पाकिस्तान जाकर असल में रोया इनके सामने कि सर देखिए हमको इन्होंने गांठा ही नहीं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। कह रहे थे तुम डालोगे तो तुमसे कई गुना बड़ा हमारा देश है, माना आधा देश खत्म हो जाएगा लेकिन तुम तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। सर क्या करें? ईरान ने कहा बेटे संघर्ष करो और हमारे साथ रहो। ईरान ने यही खेला खेला। परिणाम क्या निकला कि जैसे ही ईरान पर इजराइल का हमला हुआ, पाकिस्तान पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कि नहीं सर ये तो साथ खड़े थे, ये बिल्कुल हॉस्टल वाली लड़ाइयां खेल रहा है, जैसे कॉलेज हॉस्टल्स में नहीं होती हैं कि हाँ भाई तू मेरे साथ चला था मैं तेरे साथ चलूंगा टाइप से। पाकिस्तान आ पड़ा ईरान के साथ, और पाकिस्तान का ईरान के साथ आने का पीछे एक लॉजिक था मात्र, और वो ये था कि वो इजराइल के खिलाफ है। पाकिस्तान अब पिस गया है
कैसे पिस गया? ईरान के साथ आकर के, क्योंकि इजराइल के वो खिलाफ था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता। ट्रंप तो आज के दिन बुलाए थे ना इनके मार्शल को कि आओ बेटा तुमको वहां पर हम दिखाएंगे परेड कैसी होती है, आसिम मुनीर को। थोड़े दिन पहले इसने ये कहा था कि आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र है। तो ये बहुत अच्छा मित्र असल में फिर से फंस गया। मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी में इसका जो फंसना है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय बनेगा आने वाले टाइम में। पाकिस्तान निकल कर आता है और आकर शहबाज शरीफ जहां शुरुआत में कंडेम कर रहे होते हैं, करते करते इतना आगे निकल पड़ते हैं कि मैं साथ में हूं, ईरान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ। अगर आज जो ईरान के साथ हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान के मुंह से ये वाली बात सुनकर कई देशों को तो ट्रस्ट खत्म हो गया कि ये धर्म के नाम पर बात करने वाला पैदा कौन हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो पैसा लेकर के अफगानिस्तान में आए दिन बम गिरवाया था। अफगानिस्तान में जब अमेरिका हमला करने आया था तो अपनी सरजमी इस्तेमाल करवाने वाला पाकिस्तान ही था। आज मुस्लिम देश बैठकर यही सोच रहे हैं कि तू और ये बात कैसे कर रहा है, तेरे मुंह से निकल कैसे ये रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड आ कैसे रहा है, अफगानिस्तान को बर्बाद कराने वाला तू, ओसामा को मरवाने वाला तू, चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को खत्म करवाने वाला तू, इवन पाकिस्तान में ही जो और शिया मुसलमान हैं उनको मरवाने वाला तू, उसके बावजूद दुनिया को ज्ञान दे रहा है क्योंकि तुझे इजराइल से नफरत है कि मुसलमानों एक हो जाओ। बोले ना जचती भैया तेरे ऊपर ये बात। ऐसा करके ना तो मुसलमानों का ये ट्रस्ट पा रहा, उधर से अमेरिका और कह रहा है हाँ बेटे तुमको तो अभी हम पुचकारे थे कि तुम बढ़िया आदमी हो यार, क्रिप्टो के नाम पर तुम अपनी रिश्वत देके गए थे, इतनी ही चलेगी, आगे नहीं चलेगी। अब ऐसे में क्या हुआ? तो अब ये जो बाहर निकलकर आया है कि हम खड़े हैं ईरान के साथ, देश परेशान हो गए कि यार ये क्या है, माथा कैसे पकड़े। इधर पाकिस्तान तुर्की से कह रहा है कि सर आइए ना, ईरान संघर्ष में है। ट्रंप कह रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मैं गलत बर्थडे तो नहीं मना रहा हूं अपना, मनाने के लिए बर्थडे चलने चाहिए थे क्रैकर अमेरिका में, चल कहीं और रहे हैं। इजराइल तुम इतना सेलिब्रेशन मत करो यार, तुम गजब सेलिब्रेशन कर दे रहे हो। और इधर पाकिस्तान कह रहा है कि सेलिब्रेशन में कहें तो न्यूक्लियर बम चलाएं। सर बताइए ना, ऐसे में ट्रंप बड़े परेशान है कि मैं करूं तो करूं क्या। मिडिल ईस्ट से अभी मैं इतना पैसा उगा कर लेके गया वसूली भाई बन करके, आपने देखा होगा ना, ये आए तो सऊदी से पैसा लेकर गए, कतर से पैसा लेकर गए, यूएई से भी कड़ी इन्वेस्टमेंट ले गए होंगे, ये लेकर के लौटे हैं। और अगर गलती से ईरान ने इन्हीं देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला अगर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग अमेरिका के पीछे यहीं पर घेर कर अमेरिका के साथ खेला कर दें। ट्रंप बड़े परेशान है कि हो क्या रहा है। और इजराइल अभी बूते से बाहर हो रहा है कि यार ये तो हमको खुद झगड़ाने में ले गया। ये ऐसा है जैसे ना इजराइल जाकर के लड़ लिया, जैसे हॉस्टल के अंदर कई बार कुछ एक्साइटेड प्रकार के मित्र भी तो होते थे जो जाकर झगड़ा करके आ जाते थे, उनको पता होता था हमारा हॉस्टल हमारे साथ है, अब लौट कर फिर आते थे, भैया देखो मार दिया, और वो हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा हॉस्टल कुछ नहीं करेगा तुम्हारे बचाने में। फिर भैया लोग उठ के आते थे कि चलो यार इसको बचा के लाते हैं। एग्जैक्टली इजराइल वैसा किया है, जाकर के पहले मार दिया ईरान को और जाके कह रहा है अमेरिका देखो तुमको ये कहता था, हम तो इसलिए गए थे, देखो ये हुआ था। अमेरिका कह रहा हमसे तो पूछ लेते, मारने गए थे, अब देखो मुझको मार पड़ी तो अमेरिका आपको मार पड़ेगी। अमेरिका कह रहा है कि गजब ही हो रखा है, हम अभी चुनाव जीतने के लिए तैयारी कर रहे थे कि हम जीतेंगे प्रेसिडेंसी का, ये कुछ और ही चले गए। खैर इस यहां पर पूरे खेल में अमेरिका फंस चुका है। पाकिस्तान अलग परेशान हो रखा है। क्यों? क्योंकि उसे नेता बनने की ताजा उसको लगा है कि दुनिया भर के लोग उसे लल्ला बना करके गोदी में झुला रहे हैं। पाकिस्तान ईरान का साथ देकर फिर से फंस गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि बेटा तुम हमारे दुश्मन के पक्ष में मत बोलो, यह बर्दाश्त नहीं है। देखना होगा ट्रंप का स्टैंड क्या होगा। हालांकि ट्रंप धमकाने में तो लगे हैं, इनको लगे हैं कि देखो नेतन्याहू तुम्हारे लिए हम संघर्ष तो कर लेंगे, लेकिन दुनिया वाले विदित रहे कि ईरान अगर हम पर हमला कर दिया तो हम उसका बदला बढ़िया लेंगे। तो देखो ये तो अब उस तरह से हो गया कि ऊंट या तो इस करवट बैठेगा या उस करवट जाएगा। ट्रंप अगर इस मामले में फिर से इन दोनों के बीच कुछ कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज खेला बढ़िया होगा। और उस बढ़िया खेले में वर्ल्ड वॉर 3 की जो सुगबगाहट आप लोग फील करते थे वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि शिया सुन्नी एक अगर हो गए तो ये मतलब समझिए कि अमेरिका की डिप्लोमेसी फेल होने जैसी कहानी कही जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी तरफ से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। फिलहाल और हाँ, ये सेशन कल वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के समय पर जो चल रहा है उसे समझने के लिए कल मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन बनाया था कि दोनों के बीच आफ्टर ऑल दुश्मनी क्या है, ईरान और इजराइल के बीच। आप उसे जरूर देखें। थैंक यू सो मच। फादर्स डे पर अपने सभी पिता तुल्य जो भी लोग हैं उनको अपनी तरफ से बधाई दें। अपने पिताजी को उनका आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है उन्हें वो रिकॉग्नाइज करवाएं,
उन्हें हो सके तो एक प्यारा सा हक करें, चरण स्पर्श करें। हो सकता है कि एक वेस्टर्न कल्चर हो सकता है कि भारत के अंदर पिता को ग्रीक करने का कोई और तरीका भी आपको पता हो, लेकिन अगर कोई दिन कुछ कहने से अच्छा होता है तो आप कर लीजिए अगर आपको ठीक लगता है। एनीवे, फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज या म्यूचुअल फंड के कोर्सेज को एक्सेस करना, तो फादर्स डे पर अंकित 500 कूपन कोड एक्टिवेटेड है, आप जाकर यूज करें बातें बाजार की एप्लीकेशन से। और जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग मैनेजमेंट कोर्स है, इसके साथ इनमें से कोई भी एक कोर्स एज ए गिफ्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।